हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो खिलची वंश है जो हमारा अधूरा रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में हमारा गुलाम वंश हो चुका था और खिलजी वंश अभी हमारा चल रहा है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम खिलजी वंश को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने कोहिनूर हीरे के बारे में पढ़ा था, जो सबसे पहले जो है खिलजी वंश के शासकों के पास आया था। मलिक काफूर जो है लेके आया था इसको, जो आपकी हैदराबाद में गोलकुंडा की जो खाने हैं बच्चों, वहाँ से काकतीय वंश के शासकों से लेके आया था मलिक काफूर, और इन्होंने लाके अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। तो बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी जो है के बारे में आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट काम इन्होंने करवाए वो देख लेते हैं। तो 1304 ईस्वी में जो बच्चों मंगोलों के लगातार आक्रमण होने लगे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो राजधानी है दिल्ली के सिरी नामक जो है स्थान पर बनाई। ठीक है, तो सिरी नामक स्थान पर इन्होंने सिरी का किला भी बनाया और प्रसिद्ध जो है स्मारक जो इन्होंने बनाई, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अलाई मीनार है। और ये दिल्ली में स्थित है बच्चों, और जो कुतुब मीनार के बराबर ही है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग जो है 1311 ईस्वी में जो है बच्चों इन्होंने ये बनाई थी। और कुतुब मीनार के साइड में ही उसके डबल डायमीटर की मीनार जो है का निर्माण करवाया था इन्होंने। तो डबल डायमीटर दुगना जो है व्यास वाली मीनार का निर्माण करवाया, जिसे अलाही मीनार कहते हैं। लेकिन इस मीनार को ये पूरा नहीं करवा पाया था, इसकी केवल एक ही मंजिल को ये बनवा पाया था बच्चों। और अलाई जो है दरवाज़ा इन्होंने बनवाया, अलाई मीनार बनवाई, अलाई दरवाज़ा बनाया। अलाई जो दरवाज़ा है ये कुतुब मीनार परिसर, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है उसमें ही इन्होंने ये अलाई दरवाज़ा को बनवाया। उसके बाद में इन्होंने दिल्ली में ही जो है सिरी नामक स्थान पर सिरी का किला बनवाया। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने सिरी का किला बनवाया। ठीक है, इन्होंने दिल्ली में जो है हौज खास बनवाया। तो दिल्ली में हौज खास है उसका जो है निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में जो है चोर मीनार का इन्होंने निर्माण करवाया। दिल्ली में जो है जमात खान की मस्जिद भी इन्होंने बनवाई। और बच्चों, जो अलाई और इलाई दो जो है अलग अलग वर्ड है। अलाई जो वर्ड है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जुड़ा हुआ है, और जो इलाई है वो आपका अकबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके। दिल्ली में हौज खास है और दिल्ली में चोर मीनार, दिल्ली में जो है जमात खान की मस्जिद, सभी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्होंने एक इंपॉर्टेंट जो वर्क और करवाया, इन्होंने जो है हुलिया प्रथा जो है, हुलिया दाग प्रथा जो है शुरू की। हुलिया दाग प्रथा क्या होती थी कि घोड़ों पर जो है लोहे जो गर्म करके उस पे जो है चिन्ह बना दिए जाते थे, उस पर दाग कर दिए जाते थे। ठीक है, ताकि जो है उसकी पहचान की जा सके। ऐसे उन्होंने हर एक आदमी का जो है स्केच भी उन्होंने बनवाया, ताकि मतलब हर किसी का जो है हुलिया है उसके बारे में पता चल सके कि वो कैसे दिखता है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सबसे पहले हुलिया दाग प्रथा शुरू की। और जो ये हुलिया दाग प्रथा है बच्चों, मुगल वंश में जो है जाके फिर आपका शेरशाह सूरी भी अपनाता है। तो हुलिया दाग प्रथा को अपनाने वाला जो है मुगल शासक शेरशाह सूरी भी होते हैं। उसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बच्चों भूमि मापन की जो है दो नई इकाइयाँ इन्होंने बनवाई, बिस्वा और मसाहत। बिस्वा मसाहत नामक जो है दो भूमि मापन की नई इकाइयाँ बनवाई। दो नई जो है कर भी इन्होंने बनवाए, घरई और चरई। घरई जो है आपका ये आवास टैक्स होता था जो घरों पे लगता था, और जो चरई जो है ये मवेशी टैक्स होता था जो कि जानवरों पे लगता था। और जो बच्चों, जो ये चराई जो टैक्स है, ये अगर कोई किसी भी जो है व्यक्ति का जानवर अगर सरकारी ज़मीन पे घास भी चर लेता था तो उसको चराई टैक्स देना पड़ता था। तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में इन्होंने इतने सारे जो है जो टैक्स हुआ करते थे उस टाइम में, उसको रोकने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्होंने एक नया पद बनवाया जिसको कहते हैं मुस्त खराज। मुस्त खराज, और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट भी बनाया जिसे दीवानी मुस्त खराज भी कहते हैं। तो ये जो है डिपार्टमेंट और जो ये पद है मुस्त खराज, ये टैक्स की चोरी रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। उसके बाद में इन्होंने जो है एक और इम्पोर्टेंट काम किया कि बाज़ारों में वस्तुओं का इन्होंने मूल्य निर्धारित कर दिया। मतलब जो मूल्य जो है प्राइस है वो फिक्स कर दिया इन्होंने वस्तुओं का। और बाज़ारों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने वाला जो पहला सुल्तान हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ही सुल्तान माना जाता था जिन्होंने मुद्रास्फीति है, जिन्होंने इन्फ्लेशन जो है महंगाई है उसको कंट्रोल किया था। और बच्चों, इन्होंने बाज़ारों में ऐसे ऐसे रूल बना रखे थे कि जनता जो है इनके रूल से घबराने लग गई थी। इन्होंने जो वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारित कर रखा था बाज़ारों में, अगर किसी भी जो है व्यक्ति ने जैसे अगर राशन कम तोल कर दे दिया तो जितना उसने कम तोला है ना उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे रूल इन्होंने जो है बना रखे थे अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने जो है बाज़ार है उसको चार भागों में बांटा। कौन कौन से बाज़ार थे? खादान बाज़ार, निर्मित वस्तु बाज़ार, और जो दैनिक जो है रोज़मर्रा की जो वस्तुएं होती थी, सामान्य जो वस्तुओं का बाज़ार होता था वो, और गुलाम एवं पशु बाज़ार। तो चार टाइप के जो है बाज़ार जो है बाज़ार को चार भागों में विभक्त कर रखा था। खादान बाज़ार, निर्मित वस्तु बाज़ार, दैनिक या सामान्य वस्तु का बाज़ार, और गुलाम एवं पशु बाज़ार। और फाइनली जो है बच्चों लास्ट में जो है 1316 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है, और इनके मरते ही जो सारी जो पावर है दिल्ली सल्तनत की वो मलिक काफूर जो है के पास आ जाती है। और फिर जो मलिक काफूर जो इनका सेनापति होता है, और ये दिल्ली के सिंहासन पर जो है बैठाता है सिहाबुद्दीन उमर को। तो सिहाबुद्दीन उमर को जो है दिल्ली के सिंहासन पर जो है 1316 ईस्वी में बिठाता है। तो सिहाबुद्दीन उमर है ये 1316 में दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान बनते हैं। लेकिन जो अलाउद्दीन जो खिलजी है उसके जो दूसरे बेटे होते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के संरक्षण में ये बैठते हैं सिहाबुद्दीन उमर। लेकिन कुछ ही दिन ये सुल्तान रहते हैं सिहाबुद्दीन उमर, और कुछ दिन सिंहासन पर बैठने के बाद फिर अगला जो सुल्तान बनता है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बनता है।
तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बनता है अगला सुल्तान, और ये जो सुल्तान 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहते हैं। तो अगला जो सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का या खिलजी वंश का, वो हमारा होता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से 1320 ईस्वी तक रहते हैं सुल्तान। और ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो बात ये क्या है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने खलीफा खुद को घोषित किया वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और बच्चों ये जो दरबार में जाता था तो दरबार में ये बिना कपड़ों के चला जाता था, स्त्रियों के जो है वस्त्र पहन के चला जाता था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। 1320 ईस्वी में इसे हटाकर फिर दिल्ली जो है सल्तनत में खिलजी वंश का जो आखिरी सुल्तान बनता है खुसरव शाह। तो जो खिलजी वंश का जो आखिरी जो है सुल्तान जो बनते हैं वो खुसरव शाह बनते हैं। खुसरव शाह खिलजी 1320 ईस्वी में बनते हैं और खिलजी वंश का ये आखिरी सुल्तान भी होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खिलजी वंश का आखिरी सुल्तान होता है खुसरव शाह खिलजी, 1320 ईस्वी में बनते हैं। खुसरो शाह खिलजी जो है ये एक कन्वर्टेड मुसलमान था, मतलब ये वास्तविक रूप से हिंदू नहीं था लेकिन इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म को कबूल किया था। इनका जो वास्तविक जो नाम था खुसरो शाह खिलजी का वो मुबारक हसन था। ठीक है, तो मुबारक हसन इसका वास्तविक नाम था खुसरो शाह खिलजी का। और जब ये सिंहासन पर बैठा तो इन्होंने अपना जो है नाम बदला, क्या था, नसरुद्दीन खुसरो खान। तो खुसरो शाह खिलजी है जब ये सिंहासन पर बैठा तो किस नाम से बैठा, नसरुद्दीन खुसरो खान के नाम से, और इनका वास्तविक नाम जो है मुबारक हसन था। नसरुद्दीन खुसरो खान जो है का पंजाब में उस टाइम एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था गाजी मलिक। तो नसरुद्दीन खुसरो खान जो खिलजी वंश का अंतिम जो है आपका जो सुल्तान था उसका एक पंजाब में वजीर हुआ करता था जिसका नाम था गाजी मलिक। तो गाजी मलिक को जब ये बात पता चली कि दिल्ली सिंहासन पर एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया है जो वास्तविक तौर पर मुसलमान नहीं है, तो गाजी मलिक है वो तुरंत दिल्ली जाता है और नारे लगाने शुरू कर देता है कि इस्लाम धर्म है वो खतरे में है। तो इसने तुर्क अमीरों और जनता को उकसाया और उनकी मदद से तो तुर्क अमीर और जनता को इन्होंने उकसाया और उन तुर्क अमीर और जनता की मदद से इनकी हत्या करवा देता है और एक नया जो वंश जो है स्टार्ट हो जाता है, एक नई वंश की स्थापना करता है गाजी मलिक तुगलक वंश। तो गाजी मलिक है तुगलक वंश की स्थापना करता है और दिल्ली की जो है गद्दी पर गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जो है बैठता है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है आज की जो क्लास में हमारा खिलजी वंश है वो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश जो है अपना अगला आता है। दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम जो है वंश और खिलजी वंश कंप्लीट कर लिया, अब हम तुगलक वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तुगलक वंश बच्चों ये आपका 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी जो है तक चलता है और सबसे जो है लंबा पीरियड होता है बच्चों 94 ईयर्स का। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे जो है लंबा वंश जो चलता है वो तुगलक वंश चलता है। 94 जो है साल का चलता है, 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक जो इसका टाइम पीरियड रहता है। और तुगलक वंश का जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा जो है समय कार्यकाल रहता है और इसकी जो स्थापना करते हैं गाजी मलिक, और ये जो है सिंहासन पर बैठते हैं गियासुद्दीन तुगलक के नाम से। तो गियासुद्दीन तुगलक के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे क्या क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट काम करवाए। तो 1320 से लेकर 1325 तक 5 साल तक ये रहते हैं गियासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं ये गियासुद्दीन तुगलक, इनका टाइम पीरियड जो है 1320 से 1325 है। करोना तुर्क हुआ करता था और इनका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। जन्म जो है इनका जो है भारत में ही हुआ था और इनकी माता जो है जो जाट हुआ करती थी लेकिन जो पिता एक तुर्क हुआ करता था। इसके द्वारा जो है दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की गई। तो तुगलकाबाद की स्थापना की गियासुद्दीन तुगलक ने और बाद में जो तुगलकाबाद है उसको राजधानी भी बनाता है। तो तुगलकाबाद जो है की स्थापना की गई इनके द्वारा। और दिल्ली सल्तनत में जो है गियासुद्दीन तुगलक पहला जो शासक था जिन्होंने सिंचाई के लिए जो है नहरों का निर्माण करवाया था। तो पहला शासक जो है दिल्ली सल्तनत का जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया वो था, कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। हालांकि बच्चों जो है सबसे ज़्यादा नहरें जो है दिल्ली सल्तनत में जो है मोहम्मद बिन तुगलक बनवाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया वो था गियासुद्दीन तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत का। तो इसके शासनकाल में सिंचाई जो है डिपार्टमेंट भी इन्होंने बनाया, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी इन्होंने बनाया, सिंचाई आयोग का गठन किया। और इनका जो बेटा हुआ करता था जिसका नाम था जोना खान, इनके बेटे का नाम था, गियासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम क्या था, जोना खान। तो अपने बेटे जो है जोना खान को जो एक अभियान पर ये भेजता है, वारंगल जो है अभियान, जो आपका तेलंगाना जो हैदराबाद जो है में पढ़ते हैं बच्चों। तो जोना खान है वारंगल मिशन पर जाते हैं 1321 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में जो है गियासुद्दीन तुगलक सिंहासन पर बैठते हैं। अगले ही साल 1321 ईस्वी में अपने बेटे जो है जोना खान को ये वारंगल मिशन पर भेजता है। और जैसे ही खिलजी वंश का अंत होता है तो क्या होता है कि वारंगल के जो काकतीय जो शासक हैं उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इसी जो है जो को दबाने के लिए ये जो है जोना खान को भेजता है। तो जोना खान ने एक बार फिर जो है वारंगल पर आक्रमण किया और इसका जो है नाम बदलकर जो है सुल्तानपुर रख दिया और इसको दिल्ली सल्तनत की दक्षिणी राजधानी जो है बनाया गया। तो वारंगल है जिसका नाम चेंज कर दिया सुल्तानपुर और इसको फिर दिल्ली सल्तनत की दक्षिणी जो है राजधानी जो है बनाया गया। उसके बाद में बच्चों जैसे ये जो है वारंगल मिशन जो है कंप्लीट करके जोना खान वापस लौटता है तो 1324 ईस्वी में जो है उड़ीसा के जाजपुर नामक जो है स्थान पर ये आक्रमण करता है। और उड़ीसा के जाजपुर नामक स्थान पर जो है शासक जो हुआ करता था भानुदेव द्वितीय।
तो बच्चों यहाँ पे ये अटैक क्यों करता है उड़ीसा के जाजपुर नामक जो स्थान पर 1324 ईस्वी में, क्योंकि जो है भानुदेव जो द्वितीय होता था, इसने जो काकतीय जो है शासक जो होता था प्रताप रुद्रदेव की मदद की थी जब जोना खान वारंगल मिशन पर गया था। तो जोना खान जब वारंगल मिशन पर गया था तो इसने सहायता की थी भानुदेव द्वितीय ने। किसकी सहायता की थी? प्रताप रुद्रदेव की, जो कि कहाँ का था बच्चों? वारंगल जो है का था। तो इस प्रकार से जो है और तो ये अटैक करता है और फिर जो है ये जो जानकारी जो है जोना खान की हमें राजमुंद्री अभिलेख से मिलती है। तो राजमुंद्री अभिलेख में मिलते हैं हमें। तो बच्चों राजमुंद्री अभिलेख में हमें क्या मिलता है? इसमें जोना खान ने भानुदेव द्वितीय है उसको पराजित किया था और इसमें हमें जानकारी मिलती है कि जोना खान को उल्लू खान या विश्व का खान भी कहा जाता है। तो राजमुंद्री अभिलेख जो है, किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि जोना खान है उसको उल्लू खान या विश्व का खान कहा जाता है और उन्होंने जो है भानुदेव द्वितीय जो है को पराजित किया था? राजमुंद्री अभिलेख। और बच्चों आप जैसे जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको भी जो है उल्लू खान और विश्व का खान की उपाधि दी गई थी और किसने दी थी? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट बच्चों हम गियासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है काम हुआ था इसके शासनकाल में। तो इसके शासनकाल में प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे जिसका नाम था हज़रत निजामुद्दीन औलिया। और हज़रत निजामुद्दीन औलिया है उसको उपाधि दी गई थी महबूब ए इलाही और ये उपाधि गियासुद्दीन तुगलक ने दी थी। तो गियासुद्दीन तुगलक ने हज़रत निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही की उपाधि दी। लेकिन बच्चों एक बार ऐसी जो है घटना होती है कि जो निजामुद्दीन जो है औलिया और जो गियासुद्दीन तुगलक है के बीच में जो है मतलब संबंध फिर अच्छे नहीं रहते हैं, एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। तो क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत में एक बार जब खिलजी वंश का जो शासक खुसरो शाह हुआ करता था तो उसी खुसरो शाह से जो है धार्मिक अनुदान के लिए निजामुद्दीन औलिया ने 5 लाख टके चांदी के सिक्के लिए थे और वही गियासुद्दीन तुगलक ने वापस फिर मांग लिए थे। कहा कि आपने दिल्ली सल्तनत से 5 लाख टके लिए थे तो आप वो वापस कर दीजिए। लेकिन हज़रत निजामुद्दीन औलिया है वो देने से मना कर देता है और तब ये दोनों जो है एक दूसरे को जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे नीचा दिखाने के लिए। तो फिर नेक्स्ट जो आपका 1325 ईस्वी में बुगारा खान का विद्रोह होता है 1325 ईस्वी में। और बुगारा खान ये पश्चिम बंगाल में होते हैं और बंगाल का इक़्तिदार हुआ करता था और इसने बंगाल में जो है खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इसी जो है बंगाल में जो है बुगारा खान के विद्रोह को जो है दबाने के लिए गियासुद्दीन जो है तुगलक अब चले जाते हैं बंगाल अभियान पे। तो बुगारा खान जो है ने विद्रोह कर दिया और गियासुद्दीन तुगलक के खिलाफ और फिर वह इस विद्रोह का दमन करने के लिए बंगाल चले जाते हैं। तो पीछे से जो है हज़रत निजामुद्दीन औलिया ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि अब गियासुद्दीन तुगलक कभी नहीं आएगा। तो जो 5 लाख जो है टके उन्होंने जो है खिलजी वंश से लिए थे, खुसरो शाह से लिए थे निजामुद्दीन औलिया ने, तो वो 5 लाख जो टके उन्होंने वापस करने थे। तो सुल्तान वापस करने थे और उन्होंने जो फिर क्या किया कि दिल्ली की जनता है उसमें एक एक करके बंटवा दिया और कह दिया कि गियासुद्दीन तुगलक अब कभी नहीं लौटेगा। मेरी भविष्यवाणी यही कहती है। इसलिए भूल जाइए कि गियासुद्दीन तुगलक को और अपना जो है आप नया सुल्तान है जोना खान को मान लीजिए। तो दिल्ली की जनता इन पर आँख मूंद कर विश्वास करती थी और इनकी बात इन्होंने मान ली थी। तो गियासुद्दीन तुगलक जब ये बात पता चली तो उन्होंने जो है हज़रत निजामुद्दीन औलिया के पास एक मैसेंजर द्वारा एक जो है मैसेज पहुंचाया, एक संदेश पहुंचाया कि आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए, नहीं तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा जब मैं लौट कर आऊँगा। तो इस प्रकार से जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने कहा हनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है, कि अभी जो है दिल्ली दूर है, आप कभी भी वो जानते थे कि आप कभी भी अब दिल्ली नहीं लौट पाओगे। तो इन्होंने जो है कहा था, तो किसने कहा था कि बच्चों की अभी दिल्ली दूर है? तो हनूज दिल्ली दूर अस्त ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। और जब बुगारा खान के विद्रोह को कंट्रोल करने के बाद गियासुद्दीन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली वापस लौट रहा था तो दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद में उसके स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया गया। और जब गियासुद्दीन तुगलक वापस लौट रहा था तो उसके स्वागत के लिए तुगलकाबाद में उसको रोका गया और वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया और कहा गया कि एक लकड़ी का महल बनवाया है, बताइए आपको ये कैसा लग रहा है। और जैसे ही वो अपनी लकड़ी के महल में प्रवेश करता है तो वहीं पर एक हाथी के जो है बिगड़ जाने के कारण उस लकड़ी के महल पर वो जोरदार से जो है टक्कर मारता है और अपने ही लकड़ी के महल में दब जाने के कारण जो है गियासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है और ये जो है हज़रत निजामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी फिर सच भी हो जाती है। तो 1325 ईस्वी में जो है डेथ हो जाती है गियासुद्दीन तुगलक की और इनका फिर मकबरा जो है जहाँ पे इनकी डेथ होती है तुगलकाबाद में, वहीं पर इनका जो है मकबरा बना दिया जाता है। तो गियासुद्दीन तुगलक का जो है मकबरा कहाँ पे है? तुगलकाबाद में 1325 में डेथ होती है। और भारतीय इतिहास में जो है जो लकड़ी का जो महल है वो एक गियासुद्दीन तुगलक का था और एक चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का था। इसके बाद में दिल्ली का जो सुल्तान है अगला इनका बेटा बनता है गियासुद्दीन तुगलक का और जिसका नाम है जोना खान। और जोना खान जब ये अगला सुल्तान बनता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बनता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही जोना खान कहते हैं। तो जोना खान या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी जो है तक लगभग बच्चों 25-26 साल तक ये आपका जो है सुल्तान रहता है। इसका जो एक्चुअल नेम मोहम्मद बिन तुगलक का जोना खान या जूना खान था। उल्लू खान और विश्व का खान जो है उपाधि इसको मिली हुई थी और दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो है विद्वान माना जाता था जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक। तो इम्पोर्टेंट है। तो हम जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिस्कस करेंगे तो जोना खान इसको कहते थे। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन दुर्भाग्य ये था
कि इसकी जनता में जो मंत्री परिषद होती थी और इसकी जो जनता होती थी उसमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इसको जनता की इसको जो है बात समझ में नहीं आती थी और ये जनता से और जनता इससे परेशान रहा करती थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था और यही कारण है कि बदायूं ने इसके बारे में जो है लिखा है कि जनता को इससे और इसको जनता से मुक्ति मिल गई। तो ये किसने कहा था? तो बदायूं ने कहा था कि जनता जो है को इससे और इसको जनता से मुक्ति मिल गई। तो बदायूं ने कहा था किसके बारे में, किस सुल्तान के बारे में? जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहा गया था। और ये एक पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहलाता था और दिल्ली सल्तनत का जो है पागल सुल्तान कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। और इतिहासकार जो इतिहासकार एक होते थे एली फेंटेंसी, इन्होंने जो है इसके बारे में जो है सारी चीज़ें पढ़ी, सारी रिसर्च की। तो इन्होंने कहा कि इस सुल्तान के अंदर जो है पागलपन के कुछ अंश पाए गए थे। तो ये कहा है इतिहासकार एलिफेंटेंसी ने। इसे पागल राजा जो है इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको जो है एक्सपेरिमेंट करने की एक बहुत बड़ी आदत थी और कई सारे जो है निर्णय इसने लिए, इसने एक्सपेरिमेंट किए जो इसे फेल भी हुए, इसलिए इसको एक पागल राजा कहा जाता था। और इसके शासनकाल में विमुद्रीकरण, जिसको डीमोनेटाइजेशन भी कहते हैं, तो इसने अपने शासनकाल में डीमोनेटाइजेशन भी किया। और जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी ने जो है डीमोनेटाइजेशन किया था, तो इसी प्रकार से जो है इन्होंने भी जो है डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण किया था मोहम्मद बिन तुगलक जोना खान ने। अरबी और फ़ारसी जो है भाषा का एक महान विद्वान हुआ करता था ये, अरबी फ़ारसी भाषा का। और इसने कई सारे जो है सब्जेक्ट्स में महारत हासिल कर रखी थी। इसका नाम मतलब खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र और चिकित्सा, तो इन जो है सब्जेक्ट्स में महारत हासिल थी और अरबी फ़ारसी का महान विद्वान था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि इसके शासनकाल में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो मोहम्मद बिन जो है तुगलक के बारे में और देख लेते हैं बच्चों। 1333 ईस्वी में जो है मोरक्को, जो आपका अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे उत्तर पश्चिम जो है देश पड़ता है ये मोरक्को। तो मोरक्को से एक प्रसिद्ध जो अफ्रीकी यात्री इसके शासनकाल में आता है और जिसका नाम है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो है मोरक्को से आते हैं 1333 ईस्वी में, अफ्रीकी महाद्वीप से आते हैं। और इसने जो है इब्न बतूता है जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने इब्न बतूता है उसको अपना काजी जो है नियुक्त किया। जो काजी होता है इस्लाम धर्म में धार्मिक न्यायाधीश, इनको बनाया गया और ये 8 जो है साल तक काजी रहे मोहम्मद बिन तुगलक के। और इब्न बतूता के बारे में हम देख लेते हैं। तो इन्होंने अपनी प्रसिद्ध जो है पुस्तक जो है में भारत के यात्रा का जो है दौरान पुस्तक लिखी इन्होंने रेहला। तो रेहला जो है पुस्तक लिखी जिसको सफ़रनामा भी कहते हैं। तो भारत यात्रा के दौरान इन्होंने ये लिखी इब्न बतूता ने, जो मोरक्को से था। और इसने जो है रेहला पुस्तक में दिल्ली को जो विश्व का सबसे समृद्ध शहर बताया है। तो दिल्ली को विश्व का सबसे समृद्ध शहर जो है किसने बताया? इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में। और रेहला पुस्तक में इसने ऐसा लिखा है कि दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे बड़ी सेना मोहम्मद बिन तुगलक के पास हुआ करती थी। और इन्होंने जो कहा कि जो कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन तुगलक जो है का अधिकार था पूरे हिंदुस्तान पे। तो सिर्फ इनको कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर। और इसने कहा अपनी पुस्तक में इब्न बतूता ने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों का जो है इस्तेमाल करके एक जो है महल भी बनवाया था। और इसी जो है पुस्तक में है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है इन्होंने स्थापना की थी। तो इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य की स्थापना की। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला जो है सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध किया था। तो सती जो है प्रथा पर जो है प्रतिबंध करने वाला जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इन्होंने जो है कोशिश की थी लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर पाया था। सती प्रथा को इन्होंने जो है ख़त्म करने का जो है प्रयत्न किया। तो सबसे पहला सुल्तान था जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध करने की कोशिश की, मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि बच्चों सती जो है प्रथा के अगर बारे में हम पढ़ें तो ये जो प्रथा है वो केवल हिंदुओं में प्रचलित हुआ करती थी। और सती प्रथा का जो स्रोत है हमें सबसे पहले एरण जो अभिलेख जो भानुगुप्त ने लिखवाया था। तो भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है उसमें सती प्रथा का हमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो जिस अभिलेख में हमें सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख मिलता है तो एरण जो अभिलेख में मिलता है जो भानुगुप्त ने लिखवाया था। और एरण अभिलेख में बच्चों पता चलता है कि गुप्तकाल जो है में ये प्रथा जो है स्टार्ट हुई थी। तो ये प्रथा कब स्टार्ट हुई थी? गुप्तकाल में। और गुप्तकाल का एक राजा हुआ करता था रामगुप्त। रामगुप्त का जो है सेनापति होता था गोपाल राज। तो बच्चों जो गोपाल राज है ये गुप्तकाल में होता था सेनापति। ठीक है, तो जो एक युद्ध पे जाता है और उस युद्ध में ये जो गोपाल राज है वो मारा जाता है। तो गोपाल राज की पत्नी जो होती थी इसने अपनी जो है पति की चिता में जो है खुद को जो है छलांग लाकर जो है आत्मदाह कर लेती है गोपाल राज की पत्नी। और गोपाल राज की जो है पत्नी यही जो है भारत की जो है सबसे पहली सती मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, तो भारत की पहली जो है सबसे सती कौन मानी जाती है? गोपाल राज की पत्नी, जो कि आपके सेनापति होते थे गुप्त जो है पीरियड में। और जिसका सबसे जो है पहले हमें एरण अभिलेख में इसका जिक्र हमें मिलता है। तो भारत की सबसे पहली जो है सती जिसका हमें जिक्र सबसे पहले एरण अभिलेख जो भानुगुप्त ने लिखवाया था और वो थी गोपाल राज की पत्नी। हालांकि बच्चों जो है महाभारत काल में जो गुरु द्रोणाचार्य होते थे उनकी पत्नी भी जो है सती हुई थी और सबसे पहले ये थी। लेकिन इतिहासकार जो है इसको नहीं मानते और इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत की जो सबसे पहली जो सती है गोपाल राज की पत्नी ही इसको मानते हैं। ठीक है, और इसके बाद में फिर से ये प्रथा जो है बन गई। गोपाल राज जो है की पत्नी जो आत्मदाह किया था चिता में लगाकर वो सती हो गई थी। फिर बाद में जो है धीरे धीरे प्रथा बन गई सती। और पहले महिलाएं जो है अपनी मर्जी से क्या करती थी,
मतलब आत्मदाह अपने पति की जो है चिता में। बाद में फिर लोगों ने ज़बरदस्ती जो है पत्नियों को पति की जो है मृत्यु होने पर चिता में जो है ये फेंक दिया करते थे। तो इस प्रकार से ये प्रथा बन गई और लंबे समय से जो है भारत में जो है चली, और अब मुसलमानों के जो है भारत में आ जाने से जौहर प्रथा और शुरू हो गई। तो गुप्तकाल में बच्चों ये जो है प्रथा जो है चल पड़ी, और फिर जो है मुसलमान जब भारत में आए तो एक ऊपर से जो है जौहर प्रथा और स्टार्ट हो गई। जौहर प्रथा क्या होती है कि जौहर प्रथा में जो है जैसे जो मुसलमान होते हैं वो जो मतलब अटैक करने आते थे, तो वहाँ पे जो राजा होते थे उसकी जो पत्नियों को या फिर उनकी जो सखियाँ होती थी तो उनको जो वो उठा के लेके चले जाते थे और अपने हरम में रखते थे। और वहाँ पे जो है अपनी इज्जत जो है बचाने के लिए जो स्त्रियाँ होती थी वो क्या करती थी, जौहर प्रथा होती थी। मतलब जौहर होता है अग्निकुंड, तो अग्निकुंड है उसमें जो अपने आप को जो है समर्पित कर देती थी, अग्निकुंड में कूद जाया करती थी अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए। ठीक है। तो जब मुस्लिम जो है शासक हिंदू शासकों पर अटैक किया करते थे तो उनकी हत्या करके उनके महलों में जितने भी जो है महिलाएं औरतें हुआ करती थी उन सबको अपने हरम में, हरम क्या होता है, किले में वो स्थान होता था जहाँ पे केवल महिलाएं रहा करती थी, तो अपने हरम में ले जाया करते थे मुस्लिम शासक जो है हिंदू शासकों की जो है औरतों को। और लेकिन अपनी जो आबरू इज्जत बचाने के लिए सारी सारी महिलाएं सामूहिक रूप से, मतलब जितनी भी महिलाएं होती थी सारी एक साथ जो है जौहर कर लेती थी, मतलब अग्निकुंड में अपने आप को जो है समर्पित कर देती थी उनसे बचने के लिए। ठीक है। तो ये जोर होता है। तो हमने देखा कि बच्चों जो है आपका ये सती जो है के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने और इम्पोर्टेंट काम क्या करवाए, तो इन्होंने जो है सती प्रथा को जो है प्रतिबंध करने का प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। और सती प्रथा को भारत में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और ठीक है, तो सती के बारे में हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले जो है भारत में सती प्रथा को जो प्रतिबंध जो है वो किसने किया था। हालांकि बच्चों प्रयास सबसे पहले किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, रोक नहीं पाया था, लेकिन प्रतिबंध जो है सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो सती प्रथा को भारत में सबसे पहले जो है फिरोज शाह तुगलक ने प्रतिबंधित किया था, और इसके मरने के बाद में फिर से ये शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद में जब बच्चों मुगल जो है पीरियड आता है, मुगल वंश में अकबर है अपने शासनकाल में फिर से सती प्रथा को प्रतिबंधित करते हैं बिल्कुल, लेकिन जब अकबर की मृत्यु होती है उसके बाद में फिर से ये शुरू हो जाती है। तीसरी बार जब बच्चों औरंगजेब के शासनकाल में ये जो औरंगजेब है उन्होंने भी सती प्रथा को प्रतिबंध किया था, बंद कर दिया था, लेकिन इनके मरने के बाद में फिर से ये शुरू हो गई। तो बच्चों ये जो है आपकी बहुत ही भयानक जो है स्थिति थी ये सती प्रथा वाली। बहुत से जो है शासकों ने इसको प्रतिबंध किया लेकिन ये हो नहीं रही थी। लेकिन फाइनली जो है भारत में सती प्रथा का जो अंत, बिल्कुल अंत जो है उन्मूलन जो है हुआ वो 1829 ईस्वी में हुआ। और भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है अपने जो राजा राम जो है मोहन राय की मदद से सती प्रथा का बिल्कुल अंत कर दिया 1829 ईस्वी में। और उसके बाद में फिर सती प्रथा ये बिल्कुल बंद हो गई इंडिया से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया हमारे जो है राजा राम मोहन राय ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा का जो है अंत किया। तो मोहम्मद बिन जो है तुगलक है, इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में दो साम्राज्यों का उदय हुआ। और कौन कौन से दो साम्राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो दोनों ही साम्राज्य का उदय हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले लगभग जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत दिल्ली जो है सल्तनत के अधीन हुआ करते थे। तो इनसे पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करते थे सारा जो है हिंदुस्तान, कुछ ही जो है थे जो नहीं थे। बट मोहम्मद बिन जो है तुगलक के शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो लगभग बच्चों 34 विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 27 जो विद्रोह दक्षिण भारत में हुए, 7 विद्रोह कुल मिलाकर जो है उत्तर भारत में हुए, और ऊपर से लगातार मंगलों के भी आक्रमण होते रहे। तो इस प्रकार से जो है टोटल 34 विद्रोह हुए। और मंगलों के अटैक जो विदेशी है जो आक्रमण करते थे वो अलग से थे। और जैसे ही जो मोहम्मद बिन जो तुगलक है दक्षिण भारत में कोई विद्रोह हुआ करता था, उसको दबाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जाया करता था दिल्ली से दक्षिण भारत, तो महीनों लग जाते थे इसको इस दक्षिण भारत में और विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए। और जब ये दक्षिण भारत में विद्रोह को कंट्रोल करके वापस जब दिल्ली लौटता था तो उतनों में ही एक और विद्रोह जो है विद्रोह हो जाने की खबर उसको मिल जाया करती थी। और फिर ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत जो है ऐसे ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भागता रहता था विद्रोहों को कंट्रोल करने के लिए। तो बार बार जो है दक्षिण भारत में लगातार हो रहे आक्रमण और मंगोलों के लगातार हो रहे आक्रमण के कारण ही इनके जो एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने किया, तो बहुत से अटैक हो रहे थे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनको एक्सपेरिमेंट करने की एक आदत थी। और इसने अपनी राजधानी जो है, इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, अपनी जो राजधानी है देवगिरी में स्थानांतरित कर दी। देवगिरी को दौलताबाद भी कहते हैं, तो देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद कर दिया। और दौलताबाद में जो है दिल्ली से जो है दौलताबाद राजधानी जो है शिफ्ट कर देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में जो है देवगिरी में अपनी राजधानी तो ले आया, बट जो है अब विद्रोह जो है उत्तर भारत में होने लगे। तो दक्षिण भारत में ले आया अपनी राजधानी, लेकिन अब उल्टा हो गया, दक्षिण भारत में ज़्यादा हुआ करते थे विद्रोह, लेकिन अब उत्तर भारत में होने लगे। तो अब इसको ये समझ में आ गया था कि इसका ये जो डिसीजन है वो सही नहीं था और इसको जो है देवगिरी को राजधानी नहीं बनाना चाहिए था।
लगभग 1327 ईस्वी में जो है केवल 2 साल जो है तक अपनी राजधानी जो है इन्होंने देवगिरी में रखी और फिर इन्होंने वापस दिल्ली में ही जो है शिफ्ट कर ली 2 साल के बाद। तो 2 डिसीजन इसने जो इसका पहला डिसीजन ये फेल हुआ कि इन्होंने जो है देवगिरी को राजधानी बनाया, तो ये डिसीजन ये एक्सपेरिमेंट इसका फेल हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि इन्होंने जो है दोआब क्षेत्र में कर की जो है वृद्धि कर दी, मतलब टैक्स बढ़ा दिया दोआब क्षेत्र में, और उसी जो है समय फिर अकाल भी पड़ गया। तो इसलिए जो है इसने अपने शासनकाल में एक जो है कृषि और सिंचाई विभाग की जो है इन्होंने स्थापना की, जिसे दीवान ए को ही कहा जाता है। तो इन्होंने जो है टैक्स बढ़ाया तो फिर ऊपर से अकाल पड़ गया, तो ये भी एक्सपेरिमेंट इसका असफल हो गया और फिर इसको जो है कृषि और सिंचाई विभाग जो है बनाना पड़ा, और जिसका नाम था दीवान ए कोही। उसके बाद में नेक्स्ट जो है थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, खुरासान अभियान की जो है विफलता। तो इससे खुरासान अभियान की जो विफलता, तो ये चाहता था कि खुरासान पर अधिकार कर लिया जाए। तो उस टाइम क्या होता था कि जो मध्य एशिया अफगानिस्तान में होता था ये खुरासान, और अफगानिस्तान में जो है खुरासान होता था मध्य एशिया जो है जगह पे, मध्य एशिया में। तो यहाँ पर इसके शासनकाल में जो है अव्यवस्था फैल गई थी। तो मतलब जब मोहम्मद बिन तुगलक था तो अफगानिस्तान में खुरासान नामक जो है जगह पे अव्यवस्था फैल गई थी। तो इसलिए जो है इस अव्यवस्था का फ़ायदा उठाने के लिए मोहम्मद बिन जो है तुगलक ये चाहता था कि खुरासान पर अपना अधिकार कर लिया जाए। तो फिर वो क्या करता था, तो जानता था कि अगर खुरासान पर जो है अगर उसने अधिकार कर लिया तो जो है आसानी से वो पर्शिया, फारस या ईरान पर जो है अधिकार करना फिर आसान हो जाएगा। पर्शिया, फारस पर भी जो है क्या हो जाएगा, अधिकार उसका आसान हो जाएगा। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशाल सेना तैयार की और अपनी सेना को 1 साल का वेतन इन्होंने पहले ही दे दिया। लेकिन जब ये खुरासान की ओर जो है बढ़ा तो खुरासान पहुंचने से पहले ही वहाँ पर जो है अव्यवस्था जो फैल गई थी, वहाँ पे व्यवस्था वापस जो है उनके पहुंचने से पहले ही कायम हो गई थी और इसका फिर ये अभियान विफल रहता था। तो सेना को एक जो है साल जो है का पहले ही इसने वेतन दे दिया था, तो ये भी इसका एक्सपेरिमेंट असफल हुआ। तो अब क्योंकि अपनी सेना को 1 साल का वेतन पहले ही दे चुका था, तो पूरे जो है साम्राज्य में आर्थिक मंदी छा गई। तो आर्थिक मंदी छा गई, तो इसको दूर करने के लिए इसने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंट काम नंबर 4, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट फिर और किया कि इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू कर दिया। सांकेतिक मुद्रा मतलब यहाँ पे बच्चों जो पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में चांदी के टके और तांबे के जो है जित्तल जो उन्होंने शुरू किया था, और इन्होंने जो है चांदी के टके तांबे के जो है जित्तल की जगह पे शुरू कर दिया सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, तो टके जो है डलवाने जो है बनाने के लिए बेस की स्मृति जो चांदी की इस्तेमाल होती थी, तो इसलिए इसने जो है टके जो बंद करवा दिया और रातों रात ऐलान करवा दिया कि जिसके पास जितने भी चांदी के सिक्के हैं वो सारे के सारे सरकारी जो है खजाने टकसालों में जो है जमा करवा दिए जाएँ, क्योंकि अब जो टके नहीं चलेंगे। और टके के बराबर ही जो है जितल जो हुआ करती था तांबे का, उसकी वैल्यू टके के बराबर कर दी, और जितल के स्थान पर जो है इसने एक सांकेतिक मुद्रा चलाई। ठीक है, और जो कांसे के जो है सिक्के या फिर चमड़े के जो है कॉइन्स जो है सिक्के हुआ करते थे, कांसे के सिक्के, चमड़े के सिक्के हुआ करते थे। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन जो है तुगलक के शासनकाल में हर घर में जो है एक टकसाल जो है स्थापित हो गई थी, क्योंकि हर घर में चांदी या तांबे के नकली जो है सिक्के डाले जाने लगे थे, और लोगों ने अपने घरों के बर्तन तोड़ तोड़ कर जो है बच्चों कांसे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। और इस प्रकार से इनका जो एक्सपेरिमेंट है असफल हुआ, और बच्चों ये गया था अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ऊपर से अर्थव्यवस्था जो है और जो है ज़्यादा डाउन हो गई, तो इनका ये एक्सपेरिमेंट भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, फेल हो जाता है। पांचवा जो एक्सपेरिमेंट ये करता है, कराची का अभियान में इसको विफलता मिलती है। तो मोहम्मद बिन जो है तुगलक का अगला जो एक्सपेरिमेंट वो करते हैं कराची अभियान। इसमें क्या होता है कि उत्तराखंड में कुमायूं नामक जो है क्षेत्र में जो है कराची हुआ करता था, तो कुमायूं क्षेत्र जो है कराची हुआ करता था, और कराची जो है स्थान पर एक विद्रोह हो जाने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना को कराची मिशन पर भेजा, लेकिन बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण जो है वहाँ पे आधी सेना ही ठंड के कारण मर गई, और इस प्रकार से कराची अभियान जो है असफल हुए। और ये भी इनका जो है एक गलत एक्सपेरिमेंट था। तो इस प्रकार से जो है मोहम्मद बिन तुगलक को एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी, और जो है वो असफल भी रहे। तो और इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इसी के शासनकाल में हज़रत निजामुद्दीन औलिया है, उसकी डेथ हो गई थी। और तो मोहम्मद बिन जो तुगलक जो जोना खान हुआ करता था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था ये मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी ने जो है दिल्ली में मकबरा बनवाया निजामुद्दीन औलिया का। तो निजामुद्दीन औलिया जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया का जो है मकबरा कहाँ पे है बच्चों, दिल्ली में है, निजामुद्दीन नामक स्थान पर। और हज़रत निजामुद्दीन औलिया जो है ये गुरु हुआ करते थे अमीर खुसरो के, और अमीर खुसरो के बच्चों एक इच्छा हुआ करती थी कि अगर जो है उनकी डेथ हो, तो उनकी डेथ होने के बाद में जो उनके गुरु हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया, उनकी जो है कब्र के पास ही मेरी कब्र जो है बनाई जाए। तो वहीं पर जो है अमीर खुसरो है, उनकी कब्र भी है निजामुद्दीन नामक जो है स्थान पर दिल्ली में। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में 1300 जो है 51 ईस्वी में सिंध के भट्टा में एक विद्रोह हुआ। तो बच्चों सिंध के जो है भट्टा में एक विद्रोह होता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही, और इस विद्रोह को नियंत्रित करने जब ये जा रहा था, तो इतिहासकार कहते हैं कि इसकी अचानक जो है तबीयत बिगड़ गई, और ठट्टा जो है पहुंचकर मोहम्मद बिन जो है तुगलक के जो चचेरे भाई हुआ करते थे, तो उसको जो है अपना अगला उत्तराधिकारी इसने घोषित कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चाचा का भाई है, अपने चचेरा भाई, अपने कजिन को अगला जो है सुल्तान जो है बनाने के लिए उत्तराधिकारी घोषित किया, और यहीं पर जो है इसका राज्याभिषेक भी करवा दिया। तो इसके चचेरे भाई का राज्याभिषेक करवाया ठट्टा नामक जो स्थान पर जो सिंध में पड़ता था। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर दिल्ली का जो है अगला सुल्तान बनता है इसके चाचा का भाई, और जिसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो अब जो है अगले जो है सुल्तान बनते हैं फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के।
तो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। और फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक ये सुल्तान रहते हैं और इसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। तो किस जो है सुल्तान को दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? तो फिरोज शाह जो है तुगलक को, और दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा काइंड हार्टेड जो दयालु जो है परोपकारी जो सुल्तान हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। हालांकि बच्चों ये धार्मिक जो है कट्टर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और मतलब हिंदू जो है धर्म को नष्ट करने के लिए इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, और बहुत सारे जो मंदिर है उनको तुड़वाए इसने और लूटपाट जो है करवाई। ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक वैसे तो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन था, लेकिन जो है हिंदुओं के प्रति जो है ये बहुत ज़्यादा कट्टर था, और इस प्रकार ब्राह्मणों पर इसने जो है जजिया कर लगा दिया। जो जजिया कर बच्चों मोहम्मद बिन कासिम जो है ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले पहला मुसलमान था जिसने जो है जजिया कर स्टार्ट किया था, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये जो जजिया कर लगाया था ये गैर मुसलमानों पर लगाया था, मतलब उस टाइम ये जो ब्राह्मणों और विधवा और अपंगों से नहीं लिया जाता था, लेकिन जो है ब्राह्मणों से भी ये जजिया कर लेने लगा था आपका ये फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो इसने जो फिरोज शाह तुगलक है इसने कुल मिला के 6 शहर इसने बसाए। और कौन कौन से शहर इसमें? इसने जो है हरियाणा में 2 शहर बसाए, हिसार और फतेहाबाद। तो हिसार है इसका नाम पुराना हुआ करता था, फिरोजा हरियाणा में पड़ता है, फतेहाबाद भी हरियाणा में है। अपने बेटे फतेह खान के नाम पे, अपने बेटे जो फतेह खान का जब जन्म हुआ उसके नाम पे इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम है फतेहाबाद। फिरोजपुर जो है इन्होंने एक शहर बसाया, और ये पड़ता है आपका पंजाब में सतलुज नदी के किनारे। और फिरोज शाह कोटला जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला शहर बसाया। फिरोजाबाद बसाया जो जीटी रोड पर आपका आगरा से अगला ही शहर होता है, और फिरोजाबाद है ये कांच की चूड़ी और के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो बैंगल्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। और एक जो इन्होंने जौनपुर नामक जो है शहर भी बसाया। तो इस प्रकार से कुल 6 जो है शहर इसने बसाए। और जो जौनपुर है इन्होंने जो जौनपुर शहर अपने बड़े भाई जोना खान के नाम पे बसाया, जो जौनपुर पड़ता है यूपी के जौनपुर नामक स्थान पर। और यूपी का जो जौनपुर नामक स्थान है इसको सिराज ए हिंद, भारत का सिराज या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जौनपुर उत्तर प्रदेश के जौनपुर ही एक ऐसा स्थान था पूरे इंडिया में जहाँ पर जो है मुस्लिम जो एजुकेशन जो है सबसे अच्छी मिला करती थी। ठीक है। तो मुस्लिम जो एजुकेशन जो है सबसे अच्छी मिला करती थी जौनपुर में, इसलिए इसको सिराज ए हिंद, भारत का सिराज या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। और वर्ल्ड में जो बेस्ट एजुकेशन उस टाइम मिला करती थी ईरान के सिराज नामक स्थान पर। ठीक है। तो ईरान के सिराज नामक स्थान पर वर्ल्ड में जो है सबसे बेस्ट मुस्लिम एजुकेशन मिलती है, और भारत में जो है जौनपुर में, इसलिए भारत को के जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। तो याशुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहरें बनवाई थी, लेकिन जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरें बनवाई। तो सबसे ज़्यादा शहरें जो है सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। हालांकि जो है सबसे पहले जो है सिंचाई के लिए नहरें बनवाई याशुद्दीन तुगलक ने, सबसे ज़्यादा आई तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। फिरोज शाह तुगलक है इसने जगन्नाथ मंदिर है उसको नष्ट करवाया, क्योंकि बच्चों एक बहुत बड़ा कट्टर ये मुस्लिम होता था। ठीक है। और हिंदुओं से जो है हिंदुओं को नष्ट करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा कदम उठाए, और इसने जो है जो मंदिर हुआ करते थे उनको तोड़वा दिया और नष्ट करवा दिया और लूटपाट करवाई इसने। तो फिरोज शाह तुगलक है इसने जो है जगन्नाथ मंदिर जो आपका कहाँ पे पड़ता है उड़ीसा के पुरी में, तो इसको नष्ट करवाया इसने। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नामक स्थान पर जो है एक ज्वालामुखी मंदिर होता था उसमें इसने लूट करवाई, और यहाँ रखे जो संस्कृत के जो पुराने दस्तावेज होते थे उनको नष्ट करवा दिया। तो हिमाचल के कांगड़ा में ज्वालामुखी में लूट करवाई और संस्कृत दस्तावेजों को नष्ट करवाया, और इन्होंने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है नामक कर लगाया। तो जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया, और अपनी जनता को आर्थिक मदद के लिए इसने दीवान खैरात बनवाया। ठीक है। तो जनता में जो है आर्थिक मदद के लिए इन्होंने क्या करवाया? दीवान खैरात बनवाया। और इसने जो है दिल्ली में दार उल शिफा जो है नामक एक चिकित्सालय जो बनवाया। तो दार उल शिफा बनवाया इसने दिल्ली में, चिकित्सालय बनाया, और यहाँ पे जो फ्री मेडिकल जो है सुविधा जो है लोगों को दी गई थी। और इसने जो है अपने शासनकाल में 1369 ईस्वी में कुतुब मीनार की बिजली जो है गिरने से इसकी जो 5th जो मंजिल है सबसे ऊपर वाली जो है वो नष्ट हो गई थी, तो इसका निर्माण भी इसने करवाया था। तो 1300 जो है 69 में कुतुब मीनार की 5th मंजिल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है बिजली गिरने से, तो इसका भी निर्माण करवाया था। हालांकि बच्चों कुतुब मीनार है उसका जो है नींव रखी थी, उसका निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको जो है पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और इसकी जो है ये डिस्ट्रॉयड हो गई थी मंजिल 5th, और इसको जो है निर्माण करवाया था किसने? आपका मोहम्मद बिन ये जो फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। इसने जो है 4 टैक्स भी लगाए। और कौन कौन से टैक्स थे जो इन्होंने लगाए? इन्होंने जो है जजिया तो लगाया ही था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जक़ात है ये मुसलमानों से लिया जाता था ये टैक्स, और खराज है एक भूमि कर इन्होंने लगाया, और खुग्गस जो है जो कि युद्ध में लूटा हुआ माल है उस पर लगाया जाता था। 4 प्रकार के कर लगाए, जजिया कर, जक़ात, खराज और खुग्गस। तो भारत में सबसे जो है पुराने अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, और अशोक के 14 अभिलेख 14 जो है शिलालेख और 7 जो है स्तंभ लेख थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, भारत में सबसे जो पुराने अभिलेख जो है किसके माने जाते हैं? अशोक के। तो अशोक ने जो 14 शिलाओं के ऊपर जो है लेख लिखवाए थे, जो शिला होती थी ठीक है, बड़ी बड़ी जो शिलाएं होती थी पत्थर की, तो उन्होंने 14 शिलालेख बनवाए और 7 स्तंभ इन्होंने स्थापित करवाए और अलग अलग जगह पे स्थापित करवाई। फिरोज शाह तुगलक जो है ने अशोक के जो टोपरा जो है स्तंभ हुआ करता था, तो बच्चों जो टोपरा स्तंभ होता था, और टोपरा स्तंभ हमारा कहाँ पे है? टोपरा स्तंभ हमारे हरियाणा में है, और हरियाणा में यमुना नगर नामक स्थान पर है। तो यमुना नगर में है आपका टोपरा अभिलेख। तो इस जो है टोपरा अभिलेख और जो मेरठ जो है स्तंभ, टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ, इनको जो है उकड़वा कर ये दिल्ली जो है स्थानांतरित करवा देता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक पहला जो है सुल्तान था जिसने स्त्री प्रथा को प्रतिबंधित किया था और 1388 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह तुगलक की। तो बच्चों जब 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश में अस्थिरता आ गई और मात्र जो है अगले 6 सालों में तुगलक जो है वंश के शासन पर 5 सुल्तान बैठे। तो इसकी मृत्यु के बाद जो है 5 सुल्तान हुए 6 सालों में ही और 1394 तक, और 1394 से लेकर फिर 1414 ईस्वी तक बच्चों लगभग 20 साल तक फिर एक अगले सुल्तान बनते हैं नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर जो है का आक्रमण हुआ था हमारी दिल्ली सल्तनत पे। तो दिल्ली सल्तनत पर जो है तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में जो है किसके शासनकाल में हुआ था? नसीरुद्दीन महमूद जो तुगलक जो है वंश का था। तैमूर जो है बच्चों लंगड़ा हुआ करता था एक पैर से, तो तैमूर लंग इसको बोला जाता है, और एक तुर्क होता था ये। ठीक है, और 1398 ईस्वी में भारत में सिर्फ जो है ये लूटपाट करने के लिए आया था। और तैमूर के आक्रमण से जो नसीरुद्दीन महमूद है के ही एक मंत्री हुआ करते थे, उसने जो है तैमूर की मदद की थी। तो नसीरुद्दीन महमूद जो सुल्तान हुआ करता था उसी के ही एक मंत्री ने जो है इसकी सहायता की थी इस जो है आक्रमण पर, जो दिल्ली सल्तनत पर जो आक्रमण हुआ था। और इसका नाम क्या था? खिज्र खान। तो खिज्र खान ने जो सहायता की थी तैमूर जो है लंग की। ठीक है, और ये खिज्र खान कौन था? ये नसीरुद्दीन महमूद का ही एक मंत्री हुआ करता था। तो इसने जो है पूरे उत्तर भारत पर जो है अधिकार कर लिया खिज्र खान की मदद से तैमूर लंग ने, और एक पैर से लंगड़ा होता था। और तैमूर लंग का जो है इरादा सिर्फ भारत में लूटपाट मचाना था। तो इसने जो है यहाँ पर शासन किया नहीं, ना ही ये यहाँ पे रुका, सिर्फ ये जो है लूटपाट करने के लिए आया था। और इसने अपने जो है जीते हुए जो भूभाग थे, इसने जो उत्तर भारत में जो है क्षेत्र जीते थे तैमूर लंग ने, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी बना दिया इन्होंने शाहरुख खान को। और जो शाहरुख खान है ये भी यहाँ पे जो इंडिया में नहीं रुकता है, ये भी वापस जो है अपने जो वतन लौट के चला जाता है। तो तुर्किस्तान के जो है समरकंद नामक जगह पर जो है शासन किया करता था ये आपका तैमूर लंग। तो कहाँ पे जो है होता था बच्चों तैमूर लंग? तुर्किस्तान का था ये, समरकंद नामक जगह पे शासन किया करता था। और इसने जितने भी जो है क्षेत्र जीते थे, तो अब जो है शाहरुख खान को अपना उत्तराधिकारी इसने बनाया था तैमूर लंग ने, लेकिन शाहरुख खान भी चला जाता है। तो जितने भी जो इसके जीते हुए जो क्षेत्र थे तैमूर लंग के, अब जो खिज्र खान है ये शासन करता रहा इस पे, और जो टैक्स बनता था, जो रेवेन्यू बनता था, वो शाहरुख खान के पास ये भिजवाता रहा। लेकिन 1414 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद जो है की शक्ति बिल्कुल ही कम हो जाती है 1414 ईस्वी में। और जो ये सुल्तान था तुगलक वंश का, तो इसकी शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है, और इसको हटाकर फिर जो खिज्र खान है वो अगले वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है सैयद वंश। तो सिया वंश की स्थापना करता है खिज्र खान, जो किसका जो है मंत्री हुआ करता था बच्चों खिज्र खान, नसीरुद्दीन महमूद का। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी क्लास थी। आज की क्लास में हमने खिलजी वंश को भी कंप्लीट कर लिया और हमारा तुगलक वंश भी जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हमारे 2 वंश और बचे हैं, सैयद वंश और लोधी वंश, और उसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उसके बाद में हमारा जो दिल्ली जो है सल्तनत है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।